जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की वीडियो होने वाली है स्कूल वातावरण, जो आपका 8वां लेसन है उसको लेकर होने वाली है। आज का जो वीडियो है वो है विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन को लेकर। यदि आप बीएड में 90% अंक पाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर किया गया है। इस वीडियो में हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। यदि इन लघुत्तरी क्वेश्चनों को आप देख लेते हैं तो 100% नहीं 101% कहना चाहेंगे कि आप अति लघुत्तरी क्वेश्चनों को जरूर कर लेंगे। अब समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, क्योंकि आप यदि बीएड 3rd सेमेस्टर में हैं तो आपके 2 तारीख से पेपर हैं, और यदि आप 1st सेमेस्टर में तो आपके 3 तारीख से पेपर हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख दिए। यदि अब भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ही खामियाजा इसका उठाना पड़ेगा। तो वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि एग्जाम से पहले किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे न छूटे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लघुत्तरी में है वो आपका विद्यालय वातावरण का अर्थ समझाइए। अब देखिए, विद्यालय वातावरण का अर्थ, विद्यालय वातावरण का अर्थ विद्यालय वातावरण के अंतर्गत उन सभी तत्वों का समावेश होता है, मतलब समायोजन होता है, जो विद्यालय के वातावरण को स्वस्थ रखते हैं, बालकों में स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की आदतों में सहायक सिद्ध होते हैं। विद्यालयी वातावरण निर्माण करने में पास पड़ोस भवन का प्रकार, खेल के मैदान, स्वच्छता, वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश की व्यवस्था तथा फर्नीचर आदि का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये सारी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन? पास पड़ोस मतलब कैसा वातावरण है, भवन का प्रकार कैसा भवन है, टूटा फूटा है तब भी दिक्कत देगी, खेल का मैदान होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए मतलब साफ सफाई, वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश की व्यवस्था और फर्नीचर कैसे है। ठीक है, प्रकाश उचित होना चाहिए। देखो, नेचुरल लाइट का भी प्रयोग वहाँ पर होता है, और आपकी जो मानव निर्मित लाइट यानी कि इलेक्ट्रिक लाइट होनी चाहिए। ठीक है, ताकि गर्मियों में पंखे भी चलाए जा सकें। यदि भवन गंदे व अवांछनीय स्थान पर स्थित हैं, कैसे हैं भवन? गंदे हैं, और अवांछनीय मतलब जो इंपॉर्टेंट जगह नहीं है, बिल्कुल बेकार जगह है, तो उसमें प्रकाश एवं वायु की समुचित व्यवस्था संभव नहीं है। बैठने के लिए उचित फर्नीचर, खेल के लिए मनोरंजन के साधन का अभाव है, उस बालक का शारीरिक व मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो ऐसे में बच्चों का जो मानसिक विकास है वो पूर्ण नहीं होता है। अच्छा, अतः प्रशासन को उच्च कोटि के शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने के लिए समुचित व्यवस्थाएं करना अत्यंत आवश्यक है। वातावरण व्यवस्था के तत्व निम्नलिखित हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वातावरण व्यवस्था के तत्व कौन कौन से हैं, तो आप अति लघुत्तरी क्वेश्चन में यही लिख सकते हैं। भवन की स्थिति मतलब भवन कहाँ बना है, प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण, प्राकृतिक वातावरण कैसा है उसका, विद्यालय भवन किस प्रकार का है। चौथा आपका लिख सकते हैं विद्यालय भवन की दिशा क्या है, मिट्टी की प्रकृति का चयन, और भूमिगत जल कैसा है, मीठा है या फिर खारा है। तो इतना आप अति लघुत्तरी में लिख देंगे तब भी आपको नंबर 3 मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन है आपका विद्यालय समय सारणी के सोपान मतलब स्टेप बताइए। तो विद्यालय समय सारणी निर्माण के सोपान, ये देखिए आपके यहाँ पर लिखे गए। विद्यालय समय सारणी के निर्माण में निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया जाता है। क्या क्या होते हैं? प्रथम सोपान में समय सारणी संबंधी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, मतलब समय सारणी में कौन कौन सी चीज़ें रखनी है उन चीज़ों को पहले एकत्रित कर लो, इन चीज़ों से मिलकर हमारी समय सारणी बननी है। अध्यापकों की सूची, अध्यापक कौन कौन से रहेंगे उनकी सूची होनी चाहिए। कक्षाओं की सूची, कौन कौन सी कक्षाएं चलानी है। विभागों सहित विषयों की सूची, कौन कौन से विभाग हैं, मतलब आपके साइंस एड, आर्ट्स एड, और उनकी सूची तैयार करो। कमरों की संख्या, कितने कमरे हैं आपके पास। अध्यापकों की योग्यता, मतलब कितने योग्य अध्यापक हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो पता लगा कि प्राइमरी का मास्टर इंटर में घुसेड़ दिया आपने तो दिक्कत हो जाएगी ना, विषयों के अनुसार आदि। तो ये चीज़ें आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा विषय के विकल्पों संबंधी सूचना एवं प्रयोगशाला, भूगोल कक्ष, कक्षा कक्ष आदि का विवरण। तीसरा स्टेप आपका होगा कमरे की संख्या, आकार एवं विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या का वितरण, मतलब कितने छात्र कैसे हैं ऐसे आपको करना है। चतुर्थ सोपान होगा गत वर्षों में
की समय सारणी तथा शिक्षकों के कार्यभार का विवरण। पिछली साल की जो समय सारणी है उसको उठा के रखिए। अब देखिए उस समय सारणी में आपको कहाँ पर दिक्कत हुई थी, कितना कौन सा टीचर जो है वो उसमें कारगर सिद्ध हुआ था, तो उस आधार पर आप उसको बनाएंगे। पांचवा और लास्ट आपका स्टेप होगा, विद्यालय की समय सारणी तैयार की जाती है। यह सारणी दो प्रकार से तैयार करना आवश्यक है, कक्षाओं के अनुसार तथा अध्यापकों के अनुसार। कक्षा के अनुसार भी होनी चाहिए और अध्यापक के अनुसार भी होनी चाहिए, एक पर बात नहीं बनने वाली है। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये आपकी जो पीडीएफ है वो धुंधली दिखाई दे रही है? वैसे साफ है। समय सारणी की विशेषताएं, समय सारणी की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? तो समय सारणी की विशेषताएं इस प्रकार, समय सारणी समय के सदुपयोग करने में सहायक होती है। देखो समय सारणी क्यों बनाई जाती है, वो समय का सदुपयोग, सही उपयोग। जैसे आप इस समय बीएड कर रहे हैं, आपने सोच लिया कि 2 घंटे शाम को पढ़ेंगे और 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ेंगे, तो आप 4 घंटे पढ़ सकते हैं ना। अब आपने सोच लिया फर्स्ट पेपर को कितना समय देना है, सेकंड पेपर को कितना देना है समय, तभी तो आप कर पाएंगे। आगे आप ये भी सोच सकते हैं कि 2 घंटों चलो बीएड को दे दिया ताकि हमारी मार्किंग सुधर जाए, और 1-1.5 घंटा हम यूपी टेट की तैयारी को देते हैं। किसको? यूपी टीईटी की तैयारी को देते हैं, क्योंकि बीएड के साथ साथ आपको यूपी टीईटी देना है, बीच में कभी भी वैकेंसी निकल सकती है, तो उसकी तैयारी को अभी से आपको करना है ना। शायद केबीएस की तरीके से, जैसे आपका केबीएस एग्जाम हुआ और उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया तैयारी करने का, तो इसी तरह यदि गवर्नमेंट आपके साथ खेल गई और यूपी टेट का फॉर्म निकालते ही एग्जाम करवा लिया, तो आपको दिक्कत नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इसलिए तैयारी अभी से करना चालू कर दें। तो समय सारणी के सदुपयोग करने में सहायक होती है। यदि विद्यालय कार्यक्रम बिना योजना के चलाए जाएं तो अध्यापक और विद्यार्थी निरुद्देश भटकते रहेंगे। मतलब अगर समय सारणी नहीं है तो विद्यार्थियों को भी पता नहीं हमारा कौन सा घंटा है, और स्टूडेंट को भी जब पता नहीं होगा तो फिर टीचर जब क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो उनको भी पता नहीं होगा कि चलो भाई बच्चे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो आपको पता है यदि दूसरा घंटा उनने की मैथ का है तो मैथ वाला टीचर आएगा, दूसरे घंटे की कॉपी स्टूडेंट लेकर जाएंगे हैं। अब मैथ वाला टीचर 2 दिन सो रहा है, तीसरे दिन पहुंच रहा है, तो फिर क्लास कैसे चलेगी? समय सारणी स्वोद्देश्य क्रियाएं संपादित करने में सहायता प्रदान करती है। मतलब सउद्देश्य जो आपका उद्देश्य है। समय सारणी द्वारा विभिन्न विषयों की उनकी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त समय की व्यवस्था की जाती है। सभी विषयों और क्रियाओं के लिए समय सुनिश्चित हो जाता है तथा किसी की अवहेलना नहीं होती है। सभी चीज़ें टाइम टू टाइम होती रहती हैं, सबको समय मिल जाता है यदि समय सारणी है आपके पास। अच्छी समय सारणी शिक्षकों के कार्य के प्रति रुचि तथा प्रेरणा विकसित करके उन्हें कार्यकुशल बना देती है। यदि अच्छी समय सारणी है तो समय सारणी सभी विषयों को अध्यापकों एवं शिक्षार्थियों द्वारा न्यायोचित समय प्रदान कराकर संतुलित महत्व प्रदान करती है, सारी चीज़ों को समय दिलवाती है। समय सारणी मानव जीवन में महत्वपूर्ण मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति आदर की भावना विकसित करने में सहायक सिद्ध होती है। समय सारणी का प्रयोग विद्यार्थियों के कर्तव्य परायणता, समय निष्ठा एवं उद्यम प्रियता के गुणों का विकास करता है। देखिए समय सारणी के बारे में आप वैसे भी लिख सकते हैं कि यदि आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, तो आपने समय सारणी बनाई होगी, सभी स्टूडेंट ने बनाई होगी कि हम लोग अच्छा गोल हासिल कर सकें। उसी समय सारणी के आधार पर आपने उसको 50% दिया होगा, 60% उसका पालन किया होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने 100% पालन किया होगा, वैसे ही उनको अंक भी मिले होंगे तो बहुत खुशी हुई होगी। विद्यालय समय सारणी के महत्व पर प्रकाश डालिए। इम्पॉर्टेंट क्या है इस चीज़ का? तो विद्यालय समय सारणी का महत्व, विद्यालय समय सारणी तथा संचालन में समय सारणी का सबसे अधिक महत्व है। मतलब विद्यालय संचालन में इसका बहुत महत्व है। जैसे नंबर 1, शिक्षकों के कार्यभार की जानकारी होती है। शिक्षकों को क्या होती है? कार्यभार की जानकारी होती है, किसको क्या कार्य दिया गया। कक्षागत काल्यांश शिक्षण विषयों की जानकारी होती है, कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, किससे पता चलेगा? आपकी समय सारणी से। शिक्षकों को काल्यांशों में किन किन कक्षाओं का
शिक्षण कराना है उनकी जानकारी होती है, मतलब किसको क्या पढ़ाना है इसकी जानकारी किससे होगी, समय सारणी से। शिक्षक की अनुपस्थिति में उनकी कक्षाओं की शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यदि कोई टीचर नहीं आया तो आपको पता है कि चौथा घंटा लगेगा, उन्हें कक्षा 3 वाले में ये सर जाते थे, आज नहीं है तो कौन जाएगा, हैं। जब पता ही नहीं होता तो फिर दिक्कत होती, क्योंकि टीचर ने डस्टर उठाया चले गए बिना समय सारणी के, तो ऐसे कैसे पता चलेगा। कक्षा मॉनिटर शिक्षक को स्मरण दिलाता है कि उसके शिक्षण का कालांश है। यदि भूल जाते हैं टीचर, आजकल बहुत भूल रहे, अपना कारोबार नहीं निभा रहे, तो मॉनिटर का कार्य होता है मास्टर साहब चलो पढ़ाना है। प्रधानाचार्य को पर्यवेक्षक में सहायता मिलती है, क्या प्रधानाचार्य को भी इसमें सहायता मिल जाती है कि भाई अपने काम से पहुंच जाएंगे लोग, हमें बार बार टोकना नहीं पड़ेगा। समय सारणी विद्यालय संचालन एवं अनुशासन रखने में सहायता प्रदान करती है। समय सारणी प्रभारी को शिक्षकों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र दे दिए जाते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था की जाए और कक्षा में शिक्षक पहुंच जाएं। देखिए कोई टीचर नहीं आ रहा तो वो अपना अवकाश का वहाँ पर पत्र दे दे ताकि वहाँ पर व्यवस्था की जा सके, उसका घंटा खाली ना रहे। विद्यालय में समय चक्र की आवश्यकता व महत्व की विवेचना कीजिए। तो देखिए विद्यालय में समय चक्र की आवश्यकता और महत्व इस प्रकार हैं। स्कूल के काम करने के घंटे, ठीक है। नंबर 1 में विद्यालय प्रारंभ कब होता है, समाप्त कब होता है, व मध्यावकाश कब व कितने समय का होता है, ये चीज़ें सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल होती है। इसके द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं उनका भी ज्ञान हो जाता है। किसके, समय चक्र के द्वारा, मतलब टाइम टेबल के द्वारा। सेम ऊपर वाला ही लिखना है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे इसको कर देते हैं स्वैप, क्योंकि आप उसको लिख लेंगे। समय तालिका के निर्माण में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का वर्णन कीजिए, मतलब कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। देखिए आप लोग भी शिक्षक बनेंगे तो आप लोगों को क्या कठिनाइयाँ आएंगी, हम भी कहीं ना कहीं शिक्षक हैं तो हमको भी क्या कठिनाइयाँ आती हैं। कई बार तालिका बनानी पड़ती है, कई बार जो एग्ज़ाम की सीट बनानी पड़ती है कि इतने स्टूडेंट कहाँ कहाँ बिठाने हैं, तो सीटिंग प्लान करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। तो बीएससी में कई बार मैंने सीटिंग प्लान बनाया है, आप लोग भी बनाते होंगे कहीं ना कहीं, इंटर कॉलेज में या फिर 8वीं में तो टीचर होंगे ही। तो हमारे देश में के विद्यालयों को समय तालिका के निर्माण में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि निम्नलिखित है। शिक्षकों का अभाव, देखिए शिक्षकों का अभाव कैसा है समझ जाएंगे, आप बीएड कर रहे हैं आप पक्का समझ जाएंगे। समय तालिका के निर्माण में सबसे पहली व्यवहारिक कठिनाई शिक्षकों के अभाव की है। इस कठिनाई के कारण छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों के चयन करने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। देखिए आप शिक्षक और स्टूडेंट का अनुपात देखें तो बहुत कम है। हर विषय का टीचर हर एक कॉलेज में नहीं है, जब नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी ना। तो आप समझ गए होंगे कि हर एक विषय का टीचर आपके कॉलेज में भी उपलब्ध नहीं होगा, आपके कॉलेज में सारे विषय नहीं चलाए जा सकते होंगे, क्योंकि वहाँ पर टीचर की कमी है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं। कक्ष की साज सज्जा का अभाव, हमारे विद्यालय में सामान्य एवं विशिष्ट कक्षाएं, शैक्षिक कक्षाएं, शैक्षिक सामग्री, उपकरणों, फर्नीचर आदि की कमी भी समय तालिका के निर्माण में बहुत कठिनाई उत्पन्न करती है। देखिए ये चीज़ें बहुत कम होती हैं। कई कॉलेजों में जाइए आप फर्नीचर नहीं मिलेंगे स्टूडेंट को बैठने के लिए। प्राइमरी में बहुत ज़्यादा अक्सर ये समस्या देखने को मिल जाती है। धन का अभाव, हमारे देश में धन का अभाव भी उपयुक्त समय तालिका के निर्माण में एक उल्लेखनीय कठिनाई है, जिससे उपयोगी समय तालिका का निर्माण नहीं किया जा सकता। मतलब जैसा आप चाह रहे हैं वैसी समय तालिका नहीं बन पाती है, तो मजबूरी वाली बनती है। विद्यालय में छात्रों की अधिक संख्या, समय तालिका के निर्माण में भी विद्यालय में छात्रों की अधिक संख्या होने की कठिनाई उत्पन्न हो जाती है और असुविधा उत्पन्न हो जाती है। देखिए स्टूडेंट ज़्यादा हैं, रूम बहुत कम है, तो समय तालिका में दिक्कत आती है, फिर उसी में आपको ज़बरदस्ती एडजस्ट करने पड़ते हैं। समय तालिका निर्माण के प्रमुख उद्देश्यों सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो ये आप पढ़ सकते हैं, वैसे आप उसी से मिलता जुलता इसमें लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9वां, प्रयोगशाला, खेल मैदान, छात्रावास, स्टाफ रूम, कक्षा कक्ष, बच्चों के अनुकूल स्कूल एवं व्यवस्था। इसमें देखते हैं
तो इसको भी इसी में हम लोग आज कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपका अगला पेपर भी करना है। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका लघु उत्तरी यहाँ पर देखते हैं। खेल का मैदान यानी कि क्रीड़ा स्थल पर टिप्पणी लिखिए। खेल का मैदान क्या होता है उस पर लिखना है। तो आप बहुत सारा बना बना के लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक सरसरी निगाह में हम दिखा देते हैं। एक खेल का मैदान प्ले पार्क या खेल क्षेत्र, क्रीड़ा स्थल बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया स्थान है जो आमतौर पर बाहर खेलने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब रूम के बाहर खेल सकते हैं। कहाँ पे? क्रीड़ा क्षेत्र में। मतलब जो आपकी फील्ड होती है, प्लेग्राउंड होता है, उसमें आप खेल सकते हैं। खेल का मैदान हम सबके बचपन का एक हिस्सा होता है। देखिए, खेल के मैदान की यादें जो होती हैं वो सबके जीवन से जुड़ी होती हैं, तो बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये, जहाँ हम अपने बचपन में इन खेल के मैदान में बहुत सारे खेल खेला करते हैं। यह खेल का मैदान ज़्यादातर स्कूल या कॉलेज के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। देखिए, अब जगह का अभाव है, तो ज़्यादातर खेल के मैदान कहाँ? स्कूल या कॉलेज में देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले सभी बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। देखिए, बिना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के आप कुछ नहीं कर सकते, आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। तो आपका जितना अच्छा मानसिक विकास और शारीरिक विकास होगा, आप उतने ही ज़्यादा पढ़ने में अच्छे होंगे। विद्यालय में खेल के मैदान की एक विशेष आवश्यकता है। विद्यालय में छात्र छात्राएं स्वतंत्रता पूर्वक खेल सकें, इसके लिए क्रीड़ा स्थल का होना आवश्यक है। मतलब क्रीड़ा स्थल मतलब खेल का मैदान। कमरों में खेले जाने वाले खेल जैसे कैरम, शतरंज, लूडो आदि का प्रबंध कहीं भी किया जा सकता है। देखिए, ये जो कैरम है, शतरंज है, लूडो है, ये कहीं भी खेले जा सकते हैं, लेकिन बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, करककुंदन है, कबड्डी है, खो खो है, ये छोटे मैदान तथा फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, दौड़ के खेल आदि के लिए बड़े मैदान की आवश्यकता होती है। इनके लिए खुले क्षेत्र चाहिए, आप रूम में नहीं खेल सकते ना। जहाँ तक संभव हो, क्रीड़ा स्थलों या खेल के मैदानों की व्यवस्था विद्यालय के पास होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप 1 किलोमीटर दूर क्रीड़ा स्थल यानी कि खेल का मैदान बना दिया, तो बच्चे कैसे पहुँच पाएँ। छात्रों के शारीरिक विकास के लिए तो इनकी विशेष आवश्यकता पड़ती है, मतलब बहुत जरूरी होते हैं ये। ठीक है। खेल के मैदान समतल होने चाहिए, ऊंचे खाली नहीं होने चाहिए। इनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि छात्र छात्राएं उसमें आराम से खेल सकें। ठीक है, इतने छोटे नहीं होने चाहिए ना पता चले कि दिक्कत ही होती रहे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अनुसार भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए। एज ए स्टूडेंट आप सोच सकते हैं इसमें। खेल के मैदान का महत्व बताइए। तो खेल के मैदान का महत्व निम्नलिखित है। देखिए क्या क्या महत्व है। यह पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन हेतु स्थान उपलब्ध कराता है। पाठ सहगामी क्रियाएं कैसी? जैसे खेल खेले में बच्चों को सिखाना है, तो वो कहाँ पर? आप ग्राउंड में इकट्ठा करके सिखा सकते हैं। छात्रों के शारीरिक विकास में सहायता प्रदान करता है। देखिए, छात्र खेलेंगे तो उनका शारीरिक विकास होगा ना। यह बालकों को खेल के में प्रतिभा दिखाने हेतु तैयार करने का स्थान है। अब कोई बालक अगर खेल में प्रतिभा दिखाना चाहता है, उसको तैयार कहाँ करेंगे? खेल के मैदान में। मनोरंजन और सामंजस्य की वृद्धि हेतु सहायता करता है। छात्रों की शक्तियों, रुझान और रुचियों को पहचानने का स्थान होता है। देखिए, जब बच्चा खेलता है तो खुलकर खेलता है, तो उसके अंदर की जो रुचियाँ हैं, रुझान है, वो अपने आप निकल कर आ जाते हैं कि बच्चा चाहता क्या है। खेल का मैदान छात्रों के स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। देखिए, खेल के मैदान में यदि आप बच्चे को ले जाएंगे, यदि बच्चा लेजी है, सुस्त है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वो खेलने में भाग नहीं लेगा। आप पहचान सकते हैं इस बच्चे में कोई दिक्कत है, तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। विद्यालय में खेल के मैदान की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए, समझाइए। कैसे करनी चाहिए व्यवस्था खेल के मैदान की? तो विद्यालय में खेल के मैदान की व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार से होनी चाहिए। खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि आपको तैयार करना है खेल के लिए बच्चे, तो आपका सेम मानक होना चाहिए ताकि वहाँ पर उसको दिक्कत ना आ पड़े। नहीं, आपने सोचिए क्रिकेट का मैदान है और आपका चौवा लग रहा है थोड़ी दूर पर 20 मीटर,
लेकिन कहीं और खेलने जाएगा ना तो चौका छक्का आपके उतने ही दूर लगेंगे जितने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लगते हैं। तब वो कहेगा बड़ा भैया दिक्कत हो रही है, यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं रही मेरी बॉल। तो ये सारी चीज़ें आगे देख रहे हैं। घास वाले मैदानों की समय समय पर कटाई होनी चाहिए, मतलब घास बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, छोटी भी नहीं होनी चाहिए। मैदान की बाहरी रेखा स्पष्ट और चमकीली होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। मैदान में कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए ताकि किसी बच्चे को किसी प्रकार की इंजरी ना हो। लॉन टेनिस का फर्श घास रहित व साफ होना चाहिए, जैसा आपने देखा होगा है अंतर्राष्ट्रीय प्ले में। मैदान में जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए, भरा नहीं रहना चाहिए। खेल का मैदान समतल व बड़ा होना चाहिए। खेल के मैदान में घास हरी व छोटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ग्रीन घास होनी चाहिए और छोटी घास होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप अपने मन से लिख सकते हैं। आप तो एक टीचर हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। सोचिए आप आराम आराम से, कभी वीडियो बंद करके अभी सोचिए कि आप लिख सकते हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ हमारे अंदर ये क्षमता है। स्टाफ रूम शिक्षक कक्ष को स्पष्ट कीजिए। स्टाफ रूम यानी कि शिक्षक कक्ष। तो शिक्षक कक्ष सामान्य कक्षों, विशेष कक्षों, हॉल आदि के अलावा क्या क्या सामान्य कक्ष होते हैं, विशेष कक्ष होते हैं, हॉल होते हैं। इसके अलावा विद्यालय भवन में शिक्षकों के लिए शिक्षक कक्ष का निर्माण किया जाता है, जिससे विद्यालय संचालन का कार्य सुचारू रूप से हो सके। स्टाफ रूम के लिए जगह बनाई जाती है। स्टाफ रूम के विषयों में प्रधानाचार्य निर्णय लेते हैं कि विद्यालय में एक स्टाफ रूम होगा या अधिक, मतलब एक से काम चल जाएगा या फिर अधिक से काम चलेगा। किसका ये काम होता है? उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होता है। यदि बहुमंजिले विद्यालय हैं तो उसमें एक से अधिक स्टाफ रूम होने चाहिए। देखिए सेकंड फ्लोर पर पढ़ाने जा रहे, थर्ड फ्लोर पर आना है आपको नीचे, और फिर अगला घंटा उसी पर देना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो हर एक फ्लोर पर होना ही चाहिए। यदि बहुमंजिली विद्यालय है तो उसमें एक से अधिक स्टाफ रूम होना चाहिए। शिक्षक कक्ष में खाली समय में शिक्षक बैठकर शिक्षण संबंधी योजनाएं बनाते हैं तथा आगे की पाठ योजनाएं तैयार करते हैं। आपने आगे देखा होगा कि इसी कक्ष में टीचर थोड़ा बहुत आराम भी कर लेते हैं। पढ़ा है ना, कई बार मैंने बताया। इस कक्ष में शिक्षक अपने शिक्षण से संबंधित विचार विमर्श व खाने पीने आदि के लिए सुव्यवस्था की जाती है। ठीक है, शिक्षक कक्ष में शिक्षकों के लिए अपने सामान को व्यवस्थित करने के लिए अलमारी की व्यवस्था की जाती है कि अपना सामान वहाँ पर रख सकें, ढूंढने में उनको दिक्कत ना हो, जिससे वह अपनी शिक्षण सामग्री तथा अपनी फाइलों व रजिस्टरों को रख सकते हैं। कौन? शिक्षक। इस प्रकार उसमें आपसी सहयोग की भावना का भी विकास होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसके लिए? शिक्षक रूम के लिए। अगला क्वेश्चन है कक्षा कक्ष को परिभाषित कीजिए। कक्षा कक्ष की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में होती है। कक्षा कक्ष का निर्माण छात्रों की संख्या के अनुसार होता है। जिसमें बच्चे पढ़ते हैं उनकी संख्या के अनुसार ही कक्ष बनाए जाते हैं। देखिए होता रियल में ऐसा है कि पहले विद्यालय बन जाता है, इसके बाद एडमिशन होते हैं, बच्चे आते हैं, तो एक अनुमान लगाया जाता है कि इसमें कितने बच्चे होंगे। ऐसा नहीं कि पहले कॉलेज खोल लिया, बच्चे आ गए, फिर आपने देखा 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों के लिए कितनी जगह चाहिए, तब आप बनाए। नहीं, अनुमान लगाया जाता पहले। यदि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं तो उनके लिए अलग अलग कक्ष होने चाहिए। ठीक है, हर विषय का अलग घंटा, अलग कक्षा। कक्षा कक्ष की परिभाषा मतलब विद्वानों के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार कक्षा कक्ष में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं, बाधा पैदा करती हैं, प्रेरणा देती हैं या फिर रोक लगाती हैं। ठीक है, कक्षा कक्ष की बात कर रहे हैं। कौन? जॉन डीवी। ज्योति ए क्रिश्चियन के अनुसार कक्षा कक्ष समाज में स्थापित संस्था है। कक्षा कक्ष में की जाने वाली निर्देशन प्रक्रियाएं अध्यापक द्वारा स्वीकृत महत्वपूर्ण व्यवहारों द्वारा छात्रों के मस्तिष्क को परिष्कृत करने के उद्देश्य को पूरा करती हैं। ऐसा ही होम पेज के अनुसार कक्षा कक्ष एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, जहां पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, सामाजिक परिस्थितियों को बढ़ाया जाता है एवं
निर्देशात्मक स्थितियों के अनुसार बनाए जाते हैं, के अनुसार नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके शब्द जो हैं वो एज इट इज आपको लिखने होते हैं, क्योंकि ये किसी के द्वारा कहे गए कथन होते हैं। बच्चों के अनुकूल स्कूल पर प्रकाश डालिए। बच्चों के अनुसार स्कूल कैसे होने चाहिए वो। चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल। आजकल चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो प्रत्येक बच्चे को एक समृद्ध वातावरण की गारंटी देता है, जो उनके शारीरिक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास का नेतृत्व करता है। कौन? चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल। यह एक ऐसा स्कूल है जो लड़के और लड़कियों दोनों को प्रासंगिक मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करता है। इससे वह अपनी प्रतिभा का अधिकतम लाभ उठा सकें। कौन? बच्चे। यह एक बाल केंद्रित स्कूल है जो अपने छात्रों को पीड़ित हुए बिना उनकी शिकायतों को पूरा करने के लिए एक स्थान प्रदान करता है, मंच प्रदान करता है। ठीक है, यह एक ऐसा स्कूल है जो व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करता है। कौन? चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल। बच्चों के अनुकूल इन स्कूलों में कई लाभ मिले हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। वे छात्रों को उनकी प्रतिभा और क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सकारात्मक वातावरण प्रदान करते हैं। यह उन्हें कम उम्र में अपने संबंधित कैरियर और व्यवसायों को आकार देते हैं। लिंग संवेदीकरण। ये स्कूल छात्रों को अपनी सोच व्यापक बनाने और विज्ञान लड़कों के लिए हैं, जैसे कुछ रूढ़ियों को दूर करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। मतलब यहाँ पर रूढ़ियाँ जो हैं, कुप्रथाएं, वो ख़त्म करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे स्कूलों में छात्रों को सरल नियमों और विनियमों का पालन करने की आदत होती है। ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल की ये विशेषताएं हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि बाहरी दुनिया से भी स्कूल की तरह नियम कायदे होते हैं। जैसे बाहरी दुनिया में होते हैं नियम कानून, वैसे स्कूल के भी होते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल छोड़ने के मामले में भी कमी लाते हैं। क्या है? चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल जो हैं वे स्कूल छोड़ने के मामले में भी कमी लाते हैं। छात्र भावात्मक और शारीरिक रूप से सजग, कैसे होते हैं? सजग, चौकन्ने और आरामदायक महसूस करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनकी सभी ज़रूरतों का पालन किया जाता है। कहाँ पर? इन स्कूलों में। बच्चों के अनुकूल स्कूल के अनेक लाभों के कारण अन्य स्कूलों के प्रमुखों को इन स्कूलों के गुणों को अपनाना चाहिए, ताकि इनके शिक्षार्थियों के प्रदर्शन में सुधार हो सके। मतलब चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल की तरह यदि आप लोग यहाँ पर अन्य स्कूल भी कार्य करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में आपका पूरा ये चैप्टर ख़त्म कर दिया जाएगा, 11वां, 12वां और 13वां। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।